एक रात नीतीश और सारिका वापस आ चुके थे। मयंक ने चपरासी को भेजकर नीतीश को अपने चैम्बर में बुलवाया। नमस्ते सर कहने के बाद नीतीश मयंक के ठीक सामने बैठ गया। मयंक नीतीश को एकटक देखने लगा, जैसे वह किसी अजनबी को देख रहा हो। और टूर कैसा रहा? अचानक मयंक ने नीतीश से पूछा। सुपर्ब, मज़ा आ गया, नीतीश ने चहकते हुए कहा। आज मैं तुम्हें दावत देता हूँ, शाम को ग्रीन स्टार चलते हैं, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। किस खुशी में? बस ऐसे ही। क्या मैं तुम्हें दावत नहीं दे सकता? मयंक ने नीतीश को रहस्यपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा। क्यों नहीं सर, नीतीश ने धीरे से कहा। रात के ठीक 8:30 बजे मयंक और नीतीश होटल ग्रीन स्टार के अंदर दाखिल हुए। फिर रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने लगे। तुम्हें कामनी के बारे में कुछ सोचना चाहिए, एकाएक मयंक ने गंभीर वाणी में कहा। क्या मतलब? नीतीश चौंक गया। मतलब एकदम साफ है, पति की भी पत्नी के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तुमने खुद कामिनी को पसंद करके शादी किया था। तुम्हारी जिद के चलते उसने नौकरी भी छोड़ दिया। तुम अक्सर उसे मारते पीटते रहते हो। यह सब मुझे बर्दाश्त नहीं। ये सब किसने बताया आपको? नीतीश ने मयंक को घूरते हुए पूछा। कामिनी ने, मयंक ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। तो आप मेरे एब्सेंस में मेरे घर जाते थे, नीतीश ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसका चेहरा लाल होने लगा। हाँ, कामिनी के आग्रह करने पर मैं कई बार तुम्हारे घर गया। क्या केवल तुम्हें ही यह जन्मसिद्ध अधिकार मिला हुआ है कि तुम कहीं भी मुंह मारते फिरो और तुम्हारी पत्नी सती सावित्री बनी घर में बैठी रहें? मयंक के अंदर का जानवर बेकाबू होने लगा। एक दिन कामिनी की जिद के चलते रात का खाना भी वहीं खाया था। अब इसके आगे कुछ और बताने की ज़रूरत मैं नहीं समझता, मयंक ने आगे कहा। उसके होठों पर कुटिल मुस्कान थिरकने लगी। नीतीश मयंक को एकटक देखने लगा। उसका चेहरा ऐंठने लगा। अब हमें चलना चाहिए, कहते हुए मयंक खड़ा हो गया। दोनों चुपचाप होटल के बाहर आ गए। फिर टहलते हुए कार के पास आ गए। दोनों ही मौन ओढ़े हुए थे। मयंक नीतीश के बगल वाली सीट पर बैठ गया। नीतीश रोबोट की तरह चुपचाप कार चलाने लगा। अब बताता हूँ इसे। मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करती है, मेरे पीछे रंगरलियाँ मनाती है और सामने कैसे गऊ बनी रहती है। बताता हूँ, आज खाल उधेड़ के रख दूंगा। आज मेरा विश्वास टूटा है, विश्वास। फिर क्या बचा? कुछ नहीं। सोचते हुए नीतीश के हाथ कांप गए। कार का अगला हिस्सा डिवाइडर से टकराते टकराते बचा। मयंक का दिल जोर से धड़क गया। उसने नीतीश के कंधे को झिझोड़ते हुए कहा। अरे यार, जरा संभाल के चलाओ। और तुम एकदम गलत सोच रहे हो। कामिनी पर इतना बड़ा आरोप लगाकर तुम उस पर अत्याचार कर रहे हो। नीतीश ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। कार की गति फिर तेज होती गई। अचानक एक मोड़ पर जैसे ही नीतीश ने कार को बाएं मोड़ा, तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रक से टकराकर कार चकनाचूर हो गई। एक झटके के साथ मयंक की आंखों में घना अंधेरा भरने लगा। उसकी चेतना किसी गहरे शून्य में समाने लगी। उसे लगा जैसे उसके शरीर को कोई खींच रहा है। मरीज को होश आ चुका है, नर्स ने उत्साहित होकर कहा। हेमा ने नर्स को आशा भरी दृष्टि से देखा। नर्स डॉक्टर विक्रम को बुलाने चली गई। मैं कहाँ हूँ? अचानक मयंक के मुंह से निकला। भैया, आप डॉक्टर विक्रम नर्सिंग होम में भर्ती हैं। रात में आपका एक्सीडेंट हो गया था, तब से आप बेहोश थे। अभी अभी होश में आए हैं। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, हेमा ने भाई मयंक की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा। मुझे यहाँ तक कौन लाया? मयंक ने कराहते हुए पूछा। कुछ राहगीरों ने आपको इस नर्सिंग होम तक पहुँचा दिया था, हेमा ने भाई के माथे को सहलाते हुए कहा। डॉक्टर विक्रम नर्स के साथ मयंक के बेड के पास आकर उसका परीक्षण करने लगे। एक्सरे फिल्म को कई कोनों से देखने के बाद डॉक्टर विक्रम ने जैसे खुद से ही कहा, दाहिने पैर में हल्का सा फ्रैक्चर है, शायद ऑपरेशन ना करना पड़े। आंखों में भी हल्का हल्का चोट है।
डॉक्टर साहब, ये पूरी तरह से ठीक तो हो जाएंगे ना? हेमा ने डॉक्टर विक्रम से पूछा। देखिए जी, ये अब पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। मैंने फर्स्ट एड दे दिया है। लगभग 2-3 दिन में डिस्चार्ज मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद, हेमा ने सुबकते हुए कहा। डॉक्टर विक्रम नर्स के साथ कमरे से बाहर चले गए। और नीतीश? एकाएक मयंक के मुंह से निकला। नीतीश भाई साहब तो नहीं रहे। कहते हुए हेमा का गला भरा गया। मयंक के भीतर जैसे कोई नाजुक सी चीज टूटकर बिखर गई। उसके मानस पटल पर कुछ दृश्य उभरने लगे। पहले धूमिल, फिर एकदम स्पष्ट। लगभग साल भर पहले मयंक कंपनी के जनरल मैनेजर के तौर पर अपने चैम्बर में आराम की मुद्रा में बैठा हुआ था। तभी एक युवक उसके चैम्बर में आया। ठिगना होते हुए भी अधिक मोटा न होने के कारण युवक काफ़ी आकर्षक दिख रहा था। नमस्ते सर, मैं नीतीश हूँ। आज ही इसी कंपनी में जूनियर मैनेजर की पोस्ट पर ज्वाइन किया हूँ। नीतीश ने मुस्कुराते हुए कहा। बैठिए। मयंक ने टेबल के दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। नीतीश एक कुर्सी पर बैठकर मयंक से बातें करने लगा। मयंक, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नीतीश, सर, मैं तो दुर्ग का रहने वाला हूँ। मयंक, आप तो बहुत दूर आ गए। कहाँ रायपुर और कहाँ दिल्ली। खैर, आप क्या बैचलर हैं? नीतीश, नहीं, एक बीवी भी है, मेरे साथ रहती है सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मयंक, अरे मैं तो भागलपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन लगभग 10 साल से मैं दिल्ली में ही हूँ। थोड़ी देर तक कुछ औपचारिक बातें करने के बाद नीतीश मयंक के चैम्बर से बाहर चला गया। पहली ही मुलाकात में मयंक नीतीश से काफ़ी प्रभावित हुआ था। मयंक और नीतीश के बीच घनिष्ठता बढ़ती गई। मयंक वैसे तो नीतीश का बॉस था और नीतीश उसका मातहत, लेकिन व्यवहारिक तौर पर दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों के बीच एक अनौपचारिक किस्म का रिश्ता पनपने लगा था। नीतीश मयंक के फ्लैट से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित कंपनी के एक फ्लैट में अपनी पत्नी के साथ रहने लगा था। अक्सर मयंक नीतीश के ही कार में बैठकर दफ्तर जाने लगा था। नीतीश के व्यक्तित्व से दफ्तर का हर मुलाजिम प्रभावित था, लेकिन सारिका उससे हद दर्जे तक प्रभावित थी। सारिका कंपनी में मार्केटिंग सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थी और कुंवारी थी। नीतीश के सीधे नियंत्रण में काम करने के कारण सारिका हमेशा उसके संपर्क में रहती थी। नीतीश और सारिका के बीच की घनिष्ठता दफ्तर के लोगों के बीच चर्चा का विषय बनने लगी थी। उस दिनों दोनों दफ्तर की कैंटीन में बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अचानक नीतीश ने मयंक से कहा। मयंक ने नीतीश को आश्चर्य से देखा। सारिका के साथ मेरा अफेयर चल रहा है, नीतीश ने धीरे से कहा। ठीक है, इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, मयंक ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अंदर से उसे नीतीश की पत्नी के लिए बहुत बुरा लगा। सर, बसंत टॉकीज में एक बहुत अच्छी फिल्म लगी है, चलिए आज मैटिनी शो देख लेते हैं, नीतीश ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तुम कहते हो तो चलते हैं। दफ्तर से निकलकर मयंक नीतीश की कार में बैठकर सीधे फिल्म देखने चला गया। पहले कुछ खाते पीते हैं, फिर घर चला जाएगा। पिक्चर हॉल से निकलने के बाद नीतीश ने मयंक से कहा, हॉल के पास ही सड़क की दूसरी ओर एक रेस्टोरेंट था, चलो इसी में खा लेते हैं। मयंक ने रेस्टोरेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह रेस्टोरेंट तो देखने में ही सड़िया लग रहा है। अरे हम लोग कहाँ रोज रोज घर से बाहर खाते हैं, चलिए किसी अच्छे होटल में चलते हैं, नीतीश ने सुझाव दिया। फिर कहाँ चला जाए? आप कभी ग्रीन स्टार गए हैं? नीतीश ने मयंक से पूछा। नहीं, वहाँ तो मैं कभी नहीं गया। तो फिर चलिए ना, आज मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। खाने के साथ साथ गाने का भी मजा लीजिएगा, नीतीश ने मुस्कुराते हुए कहा। मयंक मान गया। 9:30 बजे दोनों होटल ग्रीन स्टार पहुँच गए। पार्किंग में कार खड़ी करने के बाद नीतीश मयंक के साथ होटल के मुख्य द्वार पर आ गया। वहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद वर्दीधारी दरबान ने पहले तो उन दोनों को झुककर सलाम ठोका, फिर धीरे से प्रवेश द्वार को खोल दिया।
दोनों एक साथ होटल के अंदर दाखिल हुए। अंदर का हॉल वातानुकूलित था। मयंक को हल्की सी सिहरन हुई। वह वहाँ की भव्यता और चकाचौंध से अभिभूत होने लगा। पहले चलकर कुछ पीते हैं, फिर खाना खाएंगे, सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए नीतीश ने कहा। लेकिन मेरी तो एकदम इच्छा नहीं है, मयंक ने बुरा सा मुंह बनाया। नीतीश ने आग्रह किया। मयंक मना नहीं कर पाया। होटल में रंग बिरंगी रोशनी झिलमिला रही थी। नीतीश और मयंक टेबल नंबर 10 के पास पड़े हुए सोफे पर पसर कर बैठ गए। वहाँ पर सारे वेटर लड़की थीं। और कैसी हो? नीतीश ने मुस्कुराते हुए लड़की से पूछा। फाइन सर, लेकिन आप तो बहुत दिनों के बाद आए। मैं सोच रही थी कहीं आप ये शहर छोड़कर तो नहीं चले गए, लड़की ने मचलते हुए कहा। फिर जिज्ञासु भाव से मयंक को देखने लगी। अरे इन दिनों कुछ ज़्यादा ही बिजी था, इसीलिए नहीं आ पाया। ये मेरी सर हैं, यहाँ पहली बार आए हैं। नीतीश ने लड़की की जिज्ञासा को शांत किया। ऑर्डर लेकर लड़की चली गई। यह लड़की तो तुमसे काफ़ी घुली मिली लगती है, मयंक ने मुस्कुराते हुए नीतीश से कहा। सर, ये शालिनी है। इस होटल में काम करने वाली हर लड़की को मैं जानता हूँ। शालिनी ट्रे में खाने पीने के लिए ज़रूरी चीज़ें लेकर वापस आई और उन्हें करीने से टेबल पर लगा दिया। दोनों खाने पीने में लग गए। अच्छा, सारिका का क्या हालचाल है? मयंक ने नीतीश से पूछा। ठीक है सर, मैं तो आपको बताना ही भूल गया था। आपको याद होगा, पिछले महीने जब मैंने एक हफ्ते के लिए छुट्टी लिया था तो सारिका ने भी छुट्टी लिया था। हम दोनों बेंगलोर घूमने गए थे। देखो नीतीश, तुम सारिका जैसी लड़की के लिए अपनी गाय जैसी पत्नी को धोखा क्यों दे रहे हो? यह तुम एकदम गलत कर रहे हो। अरे सर, छोड़िए यह सब बातें। अच्छा, पिछले महीने सारिका ने उससे एक हफ्ते का अवकाश मांगा था। वह बहुत दुखी लग रही थी। क्या कोई ज़रूरी काम है? मयंक ने पूछा था। हाँ सर, मेरी मदर बहुत बीमार है, उनका ऑपरेशन होना है, सारिका ने उदास होकर कहा था। मयंक ने उसका अवकाश स्वीकृत कर दिया था। वैसे सारिका के माँ बाप क्या करते हैं? मयंक ने नीतीश से पूछा। इस दुनिया में उसका कोई नहीं है सर, बेचारी एकदम अकेली है। उसकी माँ तो बचपन में ही मर गई थी और बाप दूसरी शादी करके लंदन में बस गया है। अपने मामा मामी के साथ रहकर पली बड़ी है, नीतीश ने उदास होकर कहा। मयंक मन ही मन बड़बड़ाया। कल तुम ऑर्डर लेने के लिए लखनऊ जा रहे हो ना? मयंक ने विषय को बदलते हुए कहा। आपका आदेश है तो जाना ही पड़ेगा ना, वरना सारिका को छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं करता। एक बात है सर, कंपनी जो कमीशन देती है वह तो बहुत ही कम है, इसके लिए भी आपको कुछ करना चाहिए, नीतीश ने मचलते हुए कहा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, मयंक ने नीतीश को आश्वासन दिया। शालिनी ने बिल लाकर टेबल पर रख दिया। नीतीश ने बिल देखा, 1435 रुपये। बिल के नीचे 1500 रुपये रखते हुए नीतीश ने शालिनी से कहा, बाकी तुम रख लेना। फिर जल्दी आना सर, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब खाना खा लेते हैं, नीतीश ने उठते हुए कहा। दोनों सीढ़ियों से उतरकर रेस्टोरेंट में चले गए। नीतीश ने मयंक से परामर्श करने के बाद खाने के लिए ऑर्डर किया। रेस्टोरेंट के आगे वाले हिस्से में फर्श पर मखमली कालीन बिछा हुआ था। टेबल पर खाना लगाया जा चुका था। दोनों खाना खाने लगे। मुझे तो लगता है तुम सारिका को बहुत प्यार करने लगे हो। कहीं अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी करने का तो इरादा नहीं है? अचानक मयंक ने नीतीश से पूछा। क्या प्यार? नीतीश ने चौंकते हुए कहा, जैसे उसे बिजली का तेज झटका लगा हो। मैं प्यार व्यार के बारे में नहीं सोचता, केवल मौज मस्ती में यकीन करता हूँ। लेकिन यह तो अच्छी बात नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत कर रहे हो? मयंक ने धीरे से कहा। क्यों, क्या गलत कर रहा हूँ मैं उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं करता। कुछ देर के लिए दोनों मौन हो गए। मयंक सिर पर हाथ फेरने लगा और नीतीश कुछ सोचने लगा। खाना पीना के बाद दोनों होटल से बाहर आ गए। एक छुट्टी के दिन नीतीश ने मयंक को डिनर के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। अक्टूबर का महीना था, गुलाबी ठंड शुरू हो चुकी थी। ठीक 8 बजे नीतीश मयंक के साथ अपने घर पहुंच गया। इसके पहले मयंक कभी नीतीश के घर पर नहीं गया था। दोनों
ड्राइंग रूम में बैठकर बतियाने लगे। कुछ देर बाद लगभग 23-24 साल की एक औरत घर के अंदर से ड्राइंग रूम में आई। मयंक ने उस औरत को एकटक देखने लगा। गौर वर्ण, छरहरी काया, लहराते घने काले केस और गोल मटोल गुलाबी चेहरा। शिकारी की आहट से भयभीत हिरनी की आंखों जैसी सहमी हुई आंखें। नमस्ते सर, औरत ने दोनों हाथों को जोड़ते हुए मयंक से कहा। नमस्ते, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। ये है माय वाइफ कामिनी। नीतीश ने मयंक को औरत के बारे में बताया। कामिनी एक झटके के साथ घर के अंदर चली गई। खाने से पहले 1-2 पैग ले लेते हैं, नीतीश ने मयंक से कहा। क्या है? मयंक ने नीतीश से पूछा। तुम्हारी इच्छा है तो मैं भी 1-2 घूंट ले लूँगा, मयंक ने जम्हाई लेते हुए कहा। कामिनी, नीतीश जोर से चिल्लाया। कामिनी ड्राइंग रूम में आकर स्टैचू की तरह खड़ी हो गई। सोडा की 2 बोतलें, 2 गिलास और नमकीन लेती आओ, नीतीश ने आदेश दिया। जी, कहकर कामिनी अंदर चली गई। नीतीश ने ड्राइंग रूम के किनारे की अलमारी को खोलकर एक बोतल निकाला। कामिनी एक ट्रे में सोडा की 2 बोतलें, 2 गिलास और नमकीन से भरा प्लेट लेकर वापस आई। जैसे ही सोडा की बोतलों को कामिनी ने टेबल पर रखा, एक बोतल लुढ़क कर नीचे फर्श पर गिर गई। एकदम गधी हो तुम, एक काम भी ढंग से नहीं कर पाती हो। जाओ जल्दी से सलाद काट कर लेती आऊं, नीतीश ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। जी अभी लाई, कहकर कामिनी फिर अंदर चली गई। तुम्हें इस तरह से नहीं डांटना चाहिए था, बेचारी कितनी सहम गई थी, मयंक ने धीरे से कहा। क्या करूं सर, एकदम गवार औरत से पाला पड़ा है मेरा, नीतीश ने कुछ झेपते हुए कहा। नीतीश और मयंक ने एक साथ गिलास उठाकर उन्हें टकराते हुए चीयर्स कहा। फिर दोनों खाने पीने लगे। सर, आपसे एक बात कहनी है, एकाएक नीतीश ने मयंक से कहा। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? दोनों की ही जुबान लड़खड़ाने लगी थी। मुझे और सारिका को 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, हम गोवा घूमने जा रहे हैं, हमने प्रोग्राम बना लिया है। प्लीज़ सर, मना मत करिएगा, नहीं तो हमारा दिल टूट जाएगा, नीतीश ने अनुरोध किया। ठीक है चले जाना, मयंक ने गिलास खाली करते हुए कहा। तभी कामिनी ड्राइंग रूम में आकर खड़ी हो गई। क्या बात है? नीतीश ने कुछ तेज आवाज में पूछा। जी खाना तैयार है, कहिए तो लगा दूं, कामिनी ने सहमते हुए कहा। ठीक है लगा दो, नीतीश ने धीरे से कहा। खाना खाने के बाद जब मयंक बेसिन पर हाथ धोने गया तो लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। कामिनी बेसिन के पास ही खड़ी थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा। इतना मत पिया करिए सर, ये कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, मयंक ने पलट कर कामिनी को दिखा। उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, सॉरी। नीतीश ने मयंक को उसके फ्लैट तक छोड़ दिया। अपने ड्राइंग रूम में आकर मयंक टीवी देखने लगा। अंग्रेजी भाषा में फिल्म चल रही थी। लगभग 5 मिनट तक फिल्म देखने के बाद उसने रिमोट से चैनल बदल दिया। अब समाचार आने लगा। इसमें उसका मन नहीं लगा। वह लगातार चैनल बदलता रहा। कोई भी प्रोग्राम उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मयंक टीवी बंद कर बेडरूम में चला गया। ट्यूबलाइट बुझाने के बाद बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। मत पिया करिए, ये कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, बार बार मयंक के दिमाग में कौंधने लगा। कामिनी उसके मानस पटल पर उभरने लगी। देर रात तक उसे नींद नहीं आई। नीतीश और सारिका 1 हफ्ते के लिए अवकाश पर चले गए। ऑफिस के पते पर नीतीश का एक पत्र आया हुआ था। मयंक ने नीतीश के घर पर पत्र पहुंचाने के लिए डाकिये से पत्र लेकर अपने बैग में रख लिया। शाम 5:30 बजे मयंक नीतीश के फ्लैट के मेन गेट के सामने पहुंचकर धीरे से कॉल बेल का स्विच को दबा दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। मयंक के सामने कामिनी खड़ी थी। अरे सर आप, कामिनी ने चौंकते हुए कहा। वो ऑफिस में नीतीश के नाम का एक लेटर आया हुआ था, सोचा आपको देता चलूं, मयंक ने पत्र कामिनी को पकड़ाते हुए कहा। पत्र लेकर कामिनी ने कहा। अरे सर आप अंदर आ जाइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? नहीं अब मैं चलता हूँ, ऑफिस से सीधे यहीं आ गया था। आइए ना, 1 कप चाय पीकर चली जाइएगा, कामिनी ने मयंक से आग्रह किया। मयंक ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। मैं बस 5 मिनट में चाय बनाकर लाती हूँ, कहते हुए
कामिनी घर के अंदर चली गई। मयंक टेबल पर पड़े हुए अखबार को उलटने पलटने लगा। कुछ देर बाद कामिनी ड्राइंग रूम में वापस आई। नमकीन का प्लेट और चाय के कप टेबल पर रखने के बाद मयंक के सामने के सोफे पर बैठ गई। दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। कब तक वापस लौटेंगे नीतीश जी? आपको तो पता होगा ना, कामिनी ने मयंक से पूछा। नीतीश जी ऑफिस के जरूरी काम से गए हैं, हो सकता है, मयंक ने अटकते हुए कहा। आप भी मुझे बनाने लगे, जैसे मुझे मालूम ही ना हो कि वे किस जरूरी काम से गए हैं, कामिनी ने मयंक को घूरते हुए कहा। मयंक बुरी तरह से झेप गया। वे आपके जूनियर भी हैं और दोस्त भी हैं, उन्हें आप समझाते क्यों नहीं हैं? ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, कहते हुए कामिनी की आंखों में नमी भर गई। इतना सुनते ही मयंक पर जैसे कोई भूत सवार हो गया। वह बड़बड़ाने लगा। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है भाभी जी, मैंने नीतीश को कई बार समझाया, लेकिन वह माने तब ना। सच कहूँ तो मुझे सारिका एकदम अच्छी नहीं लगती है। पता नहीं नीतीश ने उस लड़की में ऐसा क्या देख लिया कि उस पर लट्टू हो गया है। कामिनी हंसने लगी। मयंक ने उसे आश्चर्य से देखा। मैं आपसे छोटी हूँ, आप मुझे कामिनी कह सकते हैं। आपने भाभी जी कहा तो मुझे ना बहुत अजीब सा लगा, कामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर दोनों कुछ देर के लिए मौन हो गए। मैं सोचती थी कि सारिका बहुत सुंदर होगी, कामिनी ने बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कहा। सुंदर? हाँ, खाक सुंदर है, मुझे तो एकदम छिपकली जैसी लगती है। जीन्स का पैंट शर्ट पहनने, बॉब कट बाल कटा लेने और लिपस्टिक लगाने से कोई लड़की सुंदर नहीं हो जाती। वह तो तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। नीतीश भी पता नहीं कैसे उस चुड़ैल के चक्कर में पड़ गया है। मुझे तो लगता है कि नीतीश अब सुधरने वाला नहीं, मयंक ने आवेश से भर कर कहा। ऐसा मत कहिए सर, मैं तो बस इस उम्मीद में जी रही हूँ, कामिनी ने बुझे हुए लहजे में कहा। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं नीतीश को समझाने की कोशिश करूँगा, मयंक ने कामिनी को तसल्ली दिया। कामिनी सामने की दीवार को घूरने लगी। अच्छा, अब मैं चलूँगा, मयंक ने उठते हुए कहा। सर, कल बीवी बच्चों के साथ आइए ना, मुझे अच्छा लगेगा, कामिनी ने कुछ गंभीर होकर कहा। मेरे बच्चे नहीं हैं, ना ही मेरी कोई बीवी है। दरअसल मैंने शादी नहीं की अब तक, मैं अकेली रहता हूँ, मयंक ने धीरे से कहा। क्या? कामिनी ने चौंकते हुए पूछा। खाना पीना का कैसे करते हैं? वो कंपनी के मेस में खाना खाता हूँ, कहते हुए मयंक ड्राइंग रूम से बाहर आ गया। फिर कभी आइएगा सर, कामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उस दिन रविवार था। दोपहर का खाना खाने के बाद मयंक टीवी देखने लगा। उसका मन नहीं लग रहा था। मयंक टीवी बंद कर कपड़े पहनने लगा। मेन गेट पर ताला लगाने के बाद मयंक नीतीश के फ्लैट की ओर चल दिया। कुछ देर बाद मयंक नीतीश के फ्लैट के सामने पहुंच गया। उसने धीरे से कॉल बेल बजा दिया। कामिनी ने दरवाज़ा खोला। उसकी दोनों हथेलियों में गीला आटा लगा हुआ था। अरे सर, आप आइए ना, कामिनी ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। वो इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारा हाल चाल लेता चलूं, कहते हुए मयंक ड्राइंग रूम के अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। कामिनी नीले रंग का साधारण सा सूट पहने हुए भी बहुत सुंदर लग रही थी, जिस पर मयंक की दृष्टि अटक गई। मैं अभी आई, कहकर कामिनी झट से अंदर चली गई। कुछ देर बाद जब कामिनी ड्राइंग रूम से वापस आई, उसके गले में सफ़ेद रंग का दुपट्टा लिपटा हुआ था। लगता है तुम किचन में थी, मयंक ने पूछा। हाँ सर, आटा गूंद रही थी, कामिनी ने जवाब दिया। अरे 3 बज रहे हैं, अभी तक तुमने खाना नहीं खाया? फिर तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अपने लिए ही तो बनाना खाना है, जब मर्जी होती है बना कर खा लेती हूँ। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, कामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। चाय पीने की एकदम इच्छा नहीं है मेरी, अब मैं चलता हूँ, तुम बनाओ और खाओ, कहकर मयंक खड़ा हो गया। थोड़ी देर और बैठिए ना, खाने की तो बस फॉर्मेलिटी भर पूरी करनी है, कामिनी ने धीरे से कहा।
मयंक फिर सोफे पर बैठ गया। दोनों बातें करने लगे। नीतीश का कोई फ़ोन वोन आया है कि नहीं? मयंक ने कामिनी से पूछा। नहीं आया सर। उस रात के बाद फिर मैंने कभी शराब नहीं पिया, मयंक ने धीरे से कहा। यह तो आपने बहुत अच्छा किया, कामिनी ने मयंक को घूरते हुए कहा। फिर कुछ देर के लिए दोनों के बीच सन्नाटा पसर गया। कामिनी, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? एकाएक मयंक ने पूछा। सर, मैं संस्कृत में एमए हूँ। मुझे तो नौकरी भी मिल गई थी, एक कॉलेज में पढ़ाती थी। लेकिन शादी के बाद नीतीश जी नहीं चाहते थे कि मैं नौकरी करूँ, छुड़वा दिए। कामिनी ने मयंक को एकटक देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर घनी उदासी छा गई। क्या तुम दोनों ने लव मैरिज किया था? मयंक ने पूछा। नहीं सर, मेरे मम्मी पापा भी रायपुर में ही रहते थे। एक दिन कॉलेज से लौटते समय मैं नीतीश जी के सामने पड़ गई। बस उसके बाद ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए। एक दिन अपने परिवार के साथ मेरे घर पर आ गए और मेरे पिताजी के सामने मुझसे शादी करने का प्रपोज़ल रख दिया। पापा को मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता कहाँ मिलता। वे मेरी शादी नीतीश जी से करने के लिए तैयार हो गए। कहते हुए कामिनी का गला भर्रा गया। तो नीतीश ने तुम्हें पसंद करके शादी किया था? फिर भी? मयंक ने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा। हाँ सर, मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत में ही कुछ खोट है। शुरू में नीतीश जी मुझे बहुत मानते थे, मेरी हर इच्छा पूरी करते थे। लेकिन इधर लगभग साल भर से सीधे मुंह बात भी नहीं करते, बात बात पर झल्लाने लगते हैं। कभी कभी तो मुझ पर हाथ भी उठा देते हैं। अब हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता भी नहीं रह गया है। हम साथ साथ रहते भर हैं। कहते हुए कामिनी कुछ झेप सी गई। क्या नीतीश तुम्हें मारता भी है? वह इतना गिरा हुआ आदमी होगा, यह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था, मयंक ने उत्तेजित होते हुए कहा। फिर बड़बड़ाने लगा। सदियों से पुरुष नारी पर अत्याचार करता आ रहा है, उसका शोषण करता आ रहा है, और नारी बेचारी मौन रहकर पुरुष का सारा अन्याय अत्याचार सह रही है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि नारी में भी जागृति आए। वह अपने हक के लिए पुरुष से लड़े, ईंट का जवाब पत्थर से दे। आने दो, नीतीश को बताता हूँ। नहीं सर, मैंने तो आपको अपना हमदर्द समझकर ये सब बता दिया। आप उनसे कुछ भी मत बताइएगा, नहीं तो वो मुझे मारने पीटने लगेंगे। दरअसल वे बहुत शकी स्वभाव के आदमी हैं। आप उन्हें एकदम मत बताइएगा कि मैंने यह सब आपको बताया है। यह भी मत बताइएगा कि आप मुझसे मिलते थे। बस अपने ढंग से उन्हें समझाने की कोशिश करिएगा, कामिनी ने अटकते हुए कहा। ठीक है, तुम कहती हो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन यह सब कब तक चलेगा? तुम कब तक सहती रहोगी? मयंक ने फुसफुसाते हुए कहा। जब तक मेरी किस्मत में लिखा होगा। मैं तो बस इसी उम्मीद में जी रही हूँ सर। हो सकता है भगवान कभी उनका मन बदल दें, कभी मेरे भी अच्छे दिन आए। कामिनी ने शांत लहजे में कहा। अरे, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर भी इन सब बातों में विश्वास करती हो? मैं नहीं मानता, मयंक ने कामिनी को अपलक देखते हुए कहा। लेकिन मैं तो मानती हूँ, कामिनी ने धीरे से कहा। अब मैं चलता हूँ, तुम कुछ बना खा लो, मयंक ने उठते हुए कहा। रविवार को तो रात में मेस बंद रहता होगा, कामिनी ने मयंक को एकटक देखते हुए कहा। हाँ, रात में बंद रहता है। तो रात का खाना आप यहीं खा लीजिएगा, कामिनी ने कहा। अरे तुम क्यों परेशान होगी, मैं होटल में खा लूँगा, मयंक ने झिझकते हुए कहा। होटल में क्यों खा लेंगे? इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अपने लिए तो बनाऊंगी ही, आप आ जाइएगा, कामिनी ने मयंक को घूरते हुए कहा। ठीक है, आ जाऊंगा, मयंक ने बाहर निकलते हुए कहा। अपने फ्लैट की ओर मंथर गति से चलते हुए मयंक उत्साह से भरा हुआ था। कामिनी के पास जाने के लिए मयंक पूरी तरह से तैयार होकर ठीक 8:30 बजे अपने फ्लैट से बाहर निकला। उसके अंदर उथल पुथल मची हुई थी, पैरों में कुछ कंपन भी थी और दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। उन्हें नियंत्रित करने के लिए मयंक ने कई बार गहरी सांस लिया। सड़क पर चलते हुए बार बार चौंक जाता, फिर इधर उधर देखने लगता, जैसे सुनिश्चित करना चाहता हो कि उसे कोई देख नहीं रहा है। जगह जगह खड़े बिजली के खंभों पर लगी हुई ट्यूबलाइटें रोशनी से जगमगा रही थीं। तभी अचानक बिजली चली गई। हर तरफ घना अंधेरा लहराने लगा।
मयंक ने जैसे कुछ राहत महसूस किया। लगभग दौड़ते हुए कामिनी के फ्लैट के सामने पहुंचकर धीरे से कॉल बेल का स्विच दबा दिया। कामिनी ने दरवाज़ा खोला। मयंक झट से ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर पसर गया। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, कामिनी ने कहा। चाय रहने दो, बस एक गिलास ठंडा पानी पिला दो, बहुत तेज प्यास लगी है। मयंक ने होठों को जीभ से फेरते हुए कहा। लाती हूँ, कहकर कामिनी अंदर चली गई। पानी लेकर कामिनी वापस आई। मयंक गिलास का सारा पानी एक ही सांस में गटक गया। कामिनी मयंक के सामने बैठ गई। दोनों बातें करने लगे। अच्छा, नीतीश को हर महीने लगभग कितनी तनख्वाह मिलती होगी सर? कामिनी ने पूछा। यही कोई 80-90 हज़ार। क्यों? नीतीश तुम्हें बताता नहीं है क्या? नहीं, मुझे कहाँ कुछ बताते हैं। हर महीने 5,000 रुपये पकड़ाते हुए कहते हैं कि इतने में ही पूरे महीने का खर्च चलाना है, इससे अधिक एक पैसा नहीं मिलेगा। फिर वह बाकी पैसों का करता क्या है? बाकी पैसे सारिका पर खर्च कर देता होगा। मयंक ने स्वयं ही अपने सवाल का जवाब भी दे दिया। पता नहीं क्या करते हैं, कामिनी ने मुंह बनाते हुए कहा। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मैंने अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए कहा तो बड़ी मुश्किल से मुझे लेकर मार्केट गए। एक दुकान में जाकर अपने लिए सूट पसंद करने लगे। तभी ये सिगरेट पीने के लिए दुकान के बाहर चले गए। दुकानदार बहुत हंसमुख था, हंसते हुए मुझसे बातें करने लगा। उसकी किसी बात पर मैं भी हंसने लगी। तभी ये दुकान के अंदर आए। इनका चेहरा ऐंठने लगा। मुझे डांटते हुए कहने लगे, कभी कभी सीरियस भी रहा करो, हर समय खीसे निपोड़ती रहती हूँ। मैं तो बुरी तरह से झेप गई। घर लौटने के बाद भी इनका मूड ठीक नहीं हुआ। मुझसे लड़ने लगे। बात बढ़ गई तो बेंत से मुझे पीटने लगे। अभी तक मेरा हाथ सूजा हुआ है, देखिए ना। कामिनी ने अपना दायां हाथ मयंक की ओर बढ़ाते हुए कहा। मयंक कामिनी के दाएं हाथ को पकड़कर सूजन दिखने लगा। कलाई के ऊपर 3 नीले निशान उभरे हुए थे। कामिनी ने झट से अपनी कलाई को वापस खींच लिया। यह तो एकदम जानवरों जैसी हरकत है। छी, मुझे तो अब नीतीश से घृणा होने लगी है। अपनी बीवी पर हाथ उठाना कहाँ की मर्दानगी है। तुम्हें भी अब अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। पूरी ताकत के साथ नीतीश के इन अत्याचारों का विरोध करना चाहिए। सर, अब मैं खाना लगा देती हूँ, खाना तैयार है, कहते हुए कामिनी अंदर चली गई। कामिनी ने खाना लगा दिया। मयंक खाना खाने लगा। कामिनी, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, मयंक ने खाना खाते हुए कहा। कामिनी ने उसे कृतज्ञ दृष्टि से देखा। खाना खाने के बाद मयंक कुछ सोचने लगा। जब काफ़ी देर मयंक कुछ नहीं बोला, कामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ खो गए हैं सर? मयंक चौंक गया। कामिनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अचानक मयंक ने अटकते हुए कहा। तो कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? कामिनी ने मयंक को घूरते हुए कहा। कुछ देर तक मौन रहने के बाद मयंक ने धीरे से कहा, तुम अपने पति को छोड़ क्यों नहीं देती? अब तो समझ नहीं आता कि इतना सब कुछ कैसे सहती हूँ। इतना सुनते ही कामिनी का चेहरा अंगार की तरह लाल हो गया। उसने तड़पते हुए कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? अगर मैं इन्हें छोड़ दूंगी तो जाऊंगी कहाँ? मुझे तो सहारा देने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। अपनी तकदीर समझकर मैं इनसे मार खाती हूँ, सहती रहती हूँ। अब तो समझ नहीं आता। कहने को तो मायका है मेरा, लेकिन भैया भाभी के रहने से कौन सा मायका मायका कहलाता है। पिता का साथ तो कब का छूट गया। अब बस पति का ही सहारा है। लेकिन लगता है कभी ना कभी टूट तो जरूर जाऊंगी, मयंक ने भावुक होते हुए कहा। कामिनी, मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। क्या? कामिनी आश्चर्यचकित रह गई। मत समझना कि तुम अकेली हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, लेकिन फैसला तुम्हें खुद करना पड़ेगा। अगर तुम नीतीश को छोड़ना चाहोगी तो मैं तुमको अपनाऊंगा, तुमको अपनी पत्नी बनाऊंगा। दोनों के बीच गहरी शांति छाई रही। मयंक एकाएक अपने वर्तमान में लौट आया। अब तो स्थिति बिल्कुल अलग थी। अब नीतीश की मौत हो गई थी। पता नहीं कामिनी जी का क्या हाल होगा। जब वह अस्पताल से जाने लगा तो हेमा ने टोका,
अरे भैया, कहाँ जा रहे हो? अभी आपकी हालत ठीक नहीं है। नहीं हेमा, मुझे मत रोको। अगर अभी नहीं गया तो बहुत देरी हो जाएगी। सबसे पहले मयंक नीतीश के घर पहुंच गया, जहां पर भारी भीड़ मची हुई थी। नीतीश ने कामिनी को हौसला बंधाया। अब तो उसे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मयंक उसके साथ हैं। इस घटना के 2 महीने बाद दोनों परिणय सूत्र में बंध गए, हमेशा हमेशा के लिए। शायद कामिनी इतनी खुश कभी ना थी, लेकिन रह रह कर नीतीश के बारे में सोचकर उसे बुरा लगता कि काश वे सही इंसान होते तो उसकी पिछली ज़िंदगी इतनी दुखदाई ना होती। खैर, मयंक जैसा सच्चा और अच्छा इंसान पाकर वह बेहद खुश हैं। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।